उस रात गोदाम में हुआंग लैंग को लिन हुआन ने घुटने पर मारा क्योंकि उसने लिन हुआन को परेशान किया था। हालांकि हुआंग लैंग को अंततः बचा लिया गया, लेकिन वह हमेशा के लिए विकलांग हो गया। लू लियांग उसके साथ ऐसा नहीं चाहता था। अब लू लियांग बहुत शर्मिंदा है। वह सचमुच गाड़ी चलाकर भाग जाना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो छोटे भाइयों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। लू लियांग ने उसके बाल जोर से पकड़ लिए और गाली देते हुए कहा, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं, मैं उसे क्यों उकसाऊं। लियू योंगनान ने कहा कि वह बिल्कुल निर्दोष है। उसने आंखों में आंसू भरकर अपना चेहरा ढक लिया और तीखी आवाज में पूछा, रयोको, तुम मुझे क्यों मार रही हो। लू लियांग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने तुम्हें मारा। क्या तुम जानते हो कि लिन हुआन कितना डरावना है। लिन हुआन। लियू योंगनान काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने कुछ देर तक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, तुम्हारा मतलब उस युवक से है जिससे मैं निपटना चाहता हूं। अरे उसके अलावा और कौन है। लू लियांग ने फिर से अपने बाल सहलाए, फिर लियू योंगनान का कॉलर पकड़ा मानो उसने मन बना लिया हो, और कहा, यह बर्तन तुमने लाओ वजू के लिए मुसीबत खड़ी की है, तुम्हें इसे याद रखना होगा। क्या वह इतना डरावना है। लियू योंगनान को लू लियांग की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसकी राय में वह युवक बहुत साधारण था। लू लियांग ने डांटा, साले, मेरे बॉस को भी उसने 50 मिलियन का चूना लगा दिया। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम उससे डरते हो। तुम्हारा बॉस जियांगलोक किन ये पास हो गया। खबर सुनकर लियू योंगनान मानो बर्फ की गुफा में गिर पड़ा। वह जानता था कि लू लियांग का बॉस गो जियांगलोक किनचोंग है, और वह ये भी जानता था कि जियांगनान में किनचोंग कितना शक्तिशाली है। यह कहा जा सकता है कि अगर हुआंग मिंगशे ने किनचोंग को नाराज कर दिया तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या वह जियांगन को बरकरार रख पाएंगे। और लिन हुआन किनचोंग को 50 मिलियन युआन का ब्लैकमेल करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिन हुआन किनचोंग से भी अधिक भयानक आदमी है। यह सोचकर लियू योंगनान का दिल विलाप से भर गया। हमारे मिंगशे ने कितने भयानक आदमी को उकसाया है। लू लियांग ने बकवास करना बंद कर दिया और लियू योंगनान को कार से बाहर खींच लिया और फिर जल्दी से लिन हुआन की ओर चल दिया। जब वे बात कर रहे थे, लिन हुआन की लड़ाई खत्म होने वाली थी। शारीरिक रूप से स्वस्थ क्यूई वाले 20 स्तर के मजबूत व्यक्ति का क्या होगा जब उसे हथियार लेकर एक दर्जन साधारण लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसे 4 शब्दों में कहा जा सकता है, नष्ट करो। लिन हुआन ने हाथ में लोहे की छड़ पकड़ी हुई थी, मानो कोई शेर भीड़ों के झुंड पर टूट पड़ा हो। हाथ में लाठी लिए एक छोटे से जानवर को जमीन पर पटक दिया। कोई दुश्मन ही नहीं था। लो बिंगयान जो उसकी निगरानी में थी, पहले से ही उसे घूर रही थी। वह जानती थी कि लिन हुआन लड़ने में माहिर है, लेकिन वह जानती थी कि यह एक बात है और इसे अपनी आंखों से देखना दूसरी बात। अब लिन हुआन केवल उसका प्रेमी ली मैक्स है। जब लू लियांग मोर्चे पर आया तो उसके दर्जन भर अधीनस्थों में से कोई भी मैदान में खड़ा नहीं हो सका। इस दुखद स्थिति को देखकर लू लियांग को थोड़ा सौभाग्य का एहसास हुआ, लेकिन उसके दिल में डर भी था। लिन हुआन ने लू लियांग और लियू योंगनान को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन जो बात उसे थोड़ी अजीब लगी वह ये थी कि ऐसा लग रहा था कि लू लियांग की खुद पर कुछ करने की कोई योजना नहीं थी। इसलिए उसने उत्सुकता से कहा, अरे क्या तुम किन ये के अधीनस्थ नहीं हो। लू क्या है। लू लियांग, मेरा नाम लू लियांग है। लू मिंग लियांग ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा गुलाम जैसा लग रहा था। लिन हुआन ने सिर हिलाया, भौहें उठाई और पूछा, ये आपके छोटे भाई हैं। ब्रश से लू लियांग के माथे पर ठंडा पसीना उतर आया और उसने घबराकर कहा, शाओलिन, यह मामला एक गलतफहमी है। गलतफहमी। लिन हुआन ने उसे चंचलता से देखा, फिर लियू योंगनान की ओर देखने लगा, जो उसका कॉलर पकड़े हुए था, और उसके मन में पहले से ही एक सामान्य अनुमान था। यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। लू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लियू योंगनान ही था जिसने उसकी पीठ पीछे उसे उकसाया था, इसलिए भाई परेशानी के लिए लिन शाओ के पास आए। बात बस इतनी है कि मुझे नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह शाओलिन था। अगर मुझे पता होता तो भले ही मुझे मार दिया जाता, मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अभी तो लू लियांग और लियू योंगनान कहीं छुपकर यहाँ की हलचल देख रहे होंगे, वरना वे इतनी जल्दी नहीं आते। ऐसे में क्या लू लियांग उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लू लियांग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से समझाया, मैं अभी अपना सिर नीचे करके ग्लोरी ऑफ द किंग खेल रहा था, इसलिए मैंने नहीं देखा कि यह शाओलिन था। यह कहकर उसने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, वरना भले ही मैं अपना साहस उधार ले लूं, मैं अपने भाइयों को तुम्हें हराने की हिम्मत नहीं करने दूंगा। सच में। लिन हुआन ने अपनी थोड़ी को छुआ, लापरवाही से सिर हिलाया और फिर लियू योंगनान की ओर देखा और कहा, क्या हुआंग मिंगशे का यही मतलब था। इस समय लियू योंगनान पहले से ही चौंक गया था। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया और कहा, यह हमारे परिवार से मिंगशे है। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तो क्या उसने बताया कि मेरे साथ क्या करना है। मिंगशे ने कहा। लियू योंगनान बोलने में झिझक रहा था। उसका रूप देखकर लू लियांग के दिल में गुस्सा आया। जब यह समय आ गया है तो उसे धोखा देने में संकोच क्यों। तो लू लियांग ने अपना हाथ उठाया और लियू योंगनान के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और फिर डांटा, भाड़ में जाओ, लिन शाओ तुमसे कुछ पूछ रहा है, तुम टिल्डे मां बहरी हो। लियू योंगनान लगभग रो रहा था। वह दूसरों के लिए सिर्फ एक काम था, जूनियर हाई स्कूल के सहपाठियों के साथ रिश्ते को घसीट रहा था, और परिणाम स्वरूप दूसरी पार्टी बहुत सख्त थी और सहपाठी वापस चले गए। इस तरह की बात उसके साथ घटित हो सकती है, ये कितनी बुरी बात है। लेकिन लियू योंगनान भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान मामलों को जानते हैं, और जल्द ही उन्होंने अपने दांत पीस लिए और हुआंग मिंगशे ने जो समझाया था उसे स्वीकार कर लिया। उसकी स्वीकारोक्ति सुनने के बाद लिन हुआन की आंखें ठंडी हो गईं, तो वह मेरा पैर तोड़ना चाहता था। इस समय लियू योंगनान अभी भी हुआंग मिंजे को बहाना नहीं भूले। वास्तव में मिंजे हमारे परिवार में एक अच्छा व्यक्ति है, और वह केवल तभी गुस्सा होता है जब वह ऐसा करता है। लिन हुआन ने ठंडी सांस ली, क्या न्याय है। यह बस एक छोटा सा झगड़ा था। हुआंग मिंजे असल में किसी को अपना पैर तोड़ने देना चाहता था। यह बड़ा सितारा न केवल प्रसिद्ध है, बल्कि उसका स्वभाव भी अच्छा है। लिन हुआन के पीछे खड़ी लो बिंगयान ने भी ये शब्द सुने। उस पल उसकी भौहें तन गईं और उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया। साथ ही उसने सोचा, एक दूसरे दर्जे का सितारा कुछ जानलेवा करने की हिम्मत करता है। क्या वह बहुत साहसी है। नहीं, मैं किसी को जांच के लिए ढूंढूंगी और मुझे उसे एक अविस्मरणीय सबक देना होगा। दूसरों के लिए हुआंग मिंजे एक बड़ा सितारा हो सकता है जो पहुंच से बाहर हो, लेकिन लो बिंगयान जैसी धनी महिला के लिए वह अधिक प्रतिष्ठा वाला एक साधारण व्यक्ति है। उसकी क्षमताओं के कारण दूसरे दर्जे के स्टार के साथ खिलवाड़ करना मुश्किल नहीं है। इस समय लू लियांग ने कड़वाहट से कहा, लिन शाओ, अब आपको पूरी बात का कारण और प्रभाव पता होना चाहिए, है ना। लिन हुआन ने उसकी ओर देखा, स्वाद के साथ खेलते हुए, मुझे यकीन है, लेकिन एक साथी के रूप में आपकी पहचान बच नहीं पाएगी। खैर, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूं, तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो, मुझे कब संतुष्टि मिलेगी, मैं तुम्हें कब जाने दूंगा। ये शब्द सुनने के बाद लो बिंगयान की आंखें चमक उठी और फिर बुदबुदाया, बहुत अच्छा, ये बहुत शक्तिशाली है। अध्याय 162, भाईचारा, तीसरा और अधिक। एक दूसरे को थप्पड़ मारना। लिन हुआन का अनुरोध सुनने के बाद लू लियांग और लियू योंगनान ने एक दूसरे को देखा। मुझे याद है कि जब वे जूनियर हाई स्कूल में थे तो उन दोनों को क्लास में थोड़ी देर दौड़ने की वजह से टीचर ने सजा दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वे दोनों फिर से एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे। लियू योंगनान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदास स्वर में लू लियांग से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच निश्चित रूप से हम अभी भी इस बंधन को तोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर लू लियांग के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं। पोंछो, अपनी बहन को बेड़ी लगाओ, बेड़ी लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम नारुतो हो।
भले ही तुम नारुइटाओ हो, मैं सास्क नहीं हूँ। उनकी बातचीत सुनने के बाद लुओ बिंगयान ने उलझन में पूछा, नारुइटाओ सुस्क वह क्या है? लिन हुआन, एक अनुभवी एनीमे प्रशंसक, ने तुरंत उनकी बातचीत को समझ लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत समय पहले होंग लेटाओ नाम के एक व्यक्ति के साथ ऐसी बातचीत की थी। गर्मी की एक दोपहर थी। हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर लिन हुआन हाथ में बास्केटबॉल पकड़े हुए था और सामने खड़े होंग लेटाओ को प्यार से देख रहा था। अरे नहीं, दोनों एक दूसरे को दुश्मनी भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। होंग लेटाओ ने अपने माथे के सामने लहराती हुई लटों को झटक दिया और कहा, नारुइटाओ, आज हम इस भाईचारे के बंधन को तोड़ दें। ये याद करते हुए लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर लुओ बिंगयान को समझाया, ये किशिमोतो द्वारा नारुतो से 2 एनीमे पात्रों के नाम है। हुयन, लुओ बिंगयान ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। ठीक है, उस स्थिति में आइए हम इस बंधन को जारी रखें। जैसे कि उसने कोई निर्णय ले लिया हो, लियू योंगनान ने अपना हाथ बढ़ाया और लू लियांग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अरे तुम मुझसे जानबूझकर बदला ले रहे हो। लियू योंगनान का थप्पड़ बहुत जोर से लगा और लू लियांग सन रह गया। लू लियांग के होश में आने के बाद उसने तुरंत जवाबी थप्पड़ मारा। उन दोनों की सतर्कता के कारण भले ही लिन हुआन ने उनसे आग्रह नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। खैर, लुओ बिंगयान भी एक औरत है। हालांकि उसे लगता है कि लिन हुआन बहुत जोरदार अभिनय कर रहा है, लेकिन वो यहाँ 2 आदमियों को एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें ढूंढता हूँ। लिन हुआन ने जब उसे कार की चाबियां सौंपी तो उसने अपना सिर घुमाया और पूरे तमाशे को मजे से देखा। शो देखने की प्रक्रिया में लिन हुआन प्रशंसा करना नहीं भूले, बहुत अच्छा, यह एक भाईचारे का बंधन है। लियू योंगनान, लू लियांग। लिन हुआन के दिल का गुस्सा शांत होने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, चलो आज यही रुकते हैं। लियू योंगनान और लू लियांग एक ही समय पर रुक गए। लिन हुआन को आश्चर्य से देखा और कहा, धन्यवाद लिन शाओ। इन 2 आदमियों को देखते हुए जो सुअर के सिर में खींचे जाने वाले थे, लिन हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंसा, भले ही उसकी हंसी बहुत तेज थी। पफ, इस बार आप दोनों कभी भी बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे। हा 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 हा। हंसने के बाद लिन हुआन ने फिर चेतावनी दी, लियू योंगनान, वापस जाओ और अपने मालिक से कहो कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है, मैं उसके पास जाऊंगा। बोलने के बाद वह मुड़ा और सड़क के किनारे खड़ी बेंटले कॉन्टिनेंटल की ओर चला गया। कार में बैठने के बाद लुओ बिंगयान ने कहा, इस बार यह मेरी वजह से हुआ। मैं आपको हुआंग मिंगशे को पढ़ाने में मदद करूंगा। अगर उसने जानबूझकर अपना धूप का चश्मा नहीं उतारा होता और हुआंग मिंगशे को आकर्षित नहीं किया होता तो बहुत सी चीजें नहीं होती। इसलिए लुओ बिंगयान को अनिवार्य रूप से थोड़ा दोषी महसूस होता। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, सुंदर और आकर्षक होना आपकी गलती नहीं है, हुआंग मिंगशे की गलती है। इसके अलावा हुआंग मिंगशे मेरा पैर तोड़ना चाहता है, उस स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से मुझे देना चाहता है। पैक, लगता है आपको पूरा यकीन है कि आप उससे निपट सकते हैं। लुओ बिंगयान बहुत उत्सुक था। हुआंग मिंगशे एक सार्वजनिक व्यक्ति था और उस पर कुछ विशेष तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। जब तक वह यांगजी नदी के दक्षिण में है, जब तक उसे महिलाओं में रुचि है, मैं उसे बर्बाद कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास से कहने के बाद लिन हुआन ने विषय बदल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? जियांगनान बिल्डिंग। 10 मिनट बाद लिन हुआन लाल बेंटले कॉन्टिनेंटल कार को जियांगन बिल्डिंग की भूमिगत पार्किंग में ले गया। कुछ मिनट बाद लुओ बिंगयान उसे वाचरॉन कॉन्स्टेंटिन स्टोर ले गया। लिन हुआन ने उत्सुकता से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? लुओ बिंगयान ने कहा, बेशक मैं आपके लिए एक घड़ी खरीदने आया हूँ। एक आदमी के पास एक अच्छी घड़ी होनी चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। लिन हुआन अवाक थी, उसने एक गहरी सांस ली। यह वाचरॉन कॉन्स्टेंटिन है। वाचरॉन कॉन्स्टेंटिन क्या है? दुनिया के सबसे प्रसिद्ध घड़ी ब्रांडों में से एक, कीमत भी शीर्ष पर। एक घड़ी आकस्मिक रूप से सैकड़ों, हजारों, लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों, इतना असाधारण। कहावत है, गरीब लोग कारों से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियों से। असली अमीरों के लिए एक घड़ी कई फरारी खरीदने के लिए काफी हो सकती है। लिन हुआन चुप रहा और फिर उसने सुझाव दिया, यदि आप वास्तव में मुझे एक घड़ी खरीदना चाहते हैं तो हम FIVTA में जाकर देख सकते हैं। एपिसोड भी जा सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि आपके लिए वाचरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी पहनना अधिक उपयुक्त होगा। लुओ बिंगयान ने इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया और दबंग महिला अध्यक्ष फैन ने एक बार फिर कोई संदेह नहीं दिखाया। यह देखकर कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती, लिन हुआन को सहमति में अपना सिर हिलाना पड़ा। जब वह काउंटर पर आई तो लुओ बिंगयान ने लिन हुआन को सावधानी से चुनने में मदद करना शुरू कर दिया और अंत में उसने हेरिटेज श्रृंखला से एक बेल्ट घड़ी चुनी। अब इसे आजमाएं। लिन हुआन के पास घड़ी लेने और उसे पहनकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब उसने मूल्य टैग पर संख्याओं की श्रृंखला देखी तो वह शांत नहीं रह सका। 28,88,888। हाँ, यह घड़ी आपको अच्छी लगेगी, आपको इसे उतारने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, लुओ बिंगयान को कीमतों की कोई परवाह नहीं थी। लिन हुआन के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने कुन बैग से एक प्लेटिनम कार्ड निकाला और ससगल को दे दिया। कार्ड स्वाइप करने के बाद ससगल ने उसे सम्मानपूर्वक लुओ बिंगयान को वापस सौंप दिया और फिर उसने तारीफ करते हुए कहा, मिस लुओ, आप अपने प्रेमी के प्रति बहुत दयालु हैं। अभी अभी लुओ बिंगयान ने बिल पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम छोड़ दिया था, इसलिए ससगल उसे मिस लुओ कहेगी। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सस क्रश के चिल्लाने से पहले लुओ बिंगयान ने आगे कहा, वह मेरा मंगेतर है। पुकारना। ससगल ने एक सांस ली, फिर लिन हुआन की ओर मुड़ी और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। स्टोर में दूसरों की ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से बचकर लुओ बिंगयान लिन हुआन को फिर से अरमानी स्टोर ले गया। जैसे ही वह अंदर गया, लुओ बिंगयान ने विक्रेता को बुलाया और कहा, क्या मिस्टर पीट यहाँ है? मैं इस सज्जन के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करना चाहता हूँ। अध्याय 163, अमीरों का दैनिक जीवन। ससगल ने बहुत प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, हेलो मैडम, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? श्री पीट एक वरिष्ठ डिजाइनर हैं जिन्हें जियोजी और अरमानी मुख्यालय द्वारा चीन भेजा गया है और वे ग्राहकों से केवल उन्नत अनुकूलन कमीशन ही स्वीकार करते हैं। हालांकि कपड़े बनवाने के लिए उसे ढूंढना महंगा है, लेकिन चीन को अमीर और अमीर कौन बनाता है? बहुत से लोग हैं जो कपड़े बनवाने के लिए उसे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए अगर आप महंगे कपड़े मंगवाने आए तो पहले अपॉइंटमेंट जरूर लें। लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया और कहा, एक नियुक्ति पहले ही तय हो चुकी है। मेरा नाम लुओ है, श्री पीट को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर मिस्टर पीट को सूचित करता हूँ। सिर हिलाने के बाद ससगल अंदर स्टूडियो में चली गई। थोड़ी देर बाद 50 और 60 वर्ष की आयु का एक वृद्ध ब्रिटिश व्यक्ति सस क्रश के मार्गदर्शन में बाहर आया। वह एनो स्पिट है, जो विश्व में एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। वह आमतौर पर अरमानी स्टोर में नहीं होते, वह केवल तभी आते हैं जब ग्राहक अपॉइंटमेंट लेता है। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद पीट ने लिन हुआन के शरीर के विभिन्न हिस्सों के डेटा को ध्यान से मापना शुरू कर दिया, जिसमें ऊंचाई, कंधे की चौड़ाई, कमर की परिधि, छाती की परिधि, कूल्हे की परिधि आदि शामिल थे। यह तर्कसंगत है कि इस तरह की चीज के लिए पीट जैसे डिजाइनर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माप डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए और ग्राहक के अपने स्वभाव के अनुसार कपड़े डिजाइन करने के लिए उन्होंने दशकों तक व्यक्तिगत रूप से ग्राहक के लिए इसे मापने के लिए समर्पित किया है। माप के बाद श्री पीट ने पूछा, क्या श्री लिन को कपड़ों के रंग के लिए कोई आवश्यकता है? रंग। लिन हुआन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और फिर कहा, जब तक यह अजीब रंग नहीं है। लुओ बिंगयान ने कहा, श्री पीट के सुझाव को सुनना बेहतर है। पीट एक डिजाइनर है, इसलिए उसे लिन हुआन को सलाह देने के लिए कहना अधिक उचित होगा।
ये सुनकर लिन हुआन ने अपना ध्यान पीठ की ओर लगाया और ब्रिटिश सज्जन को थोड़ा विचार करते देखा और फिर कहा, काला और सफेद, काला गंभीर और शांत है, कुछ औपचारिक अवसरों के लिए उपयुक्त है, सफेद सार्वजनिक और अनियंत्रित है, दोस्तों के बीच समारोहों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपको काले और सफेद रंग के 2 सेट चाहिए। लुओ बिंगयान ने बैंक कार्ड निकाला और सर्स दल को दे दिया। बिंगयान, मुझे ये करने दो। बात करते समय लिन हुआन ने जियांगन बैंक का बैंक कार्ड भी निकाला जो उसने अभी जारी किया था। लुओ बिंगयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने ये तुम्हें दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे मंगेतर हो, बल्कि इसलिए भी कि तुमने मुझे प्रीसेल सर्टिफिकेट दिलाने में मदद की और मेरे लिए इतने सारे मेहमानों को आमंत्रित किया। तुम्हारे बिना शायद मैं अब पहले ही थक चुका हूं। लिन हुआन ने उसकी बात सुनने पर जोर नहीं दिया। बस भुगतान की प्रतीक्षा में लिन हुआन फिर से चौंक गया। उन्नत अनुकूलन के 4 सेट, कुल 800,000 सेट, औसतन 200,000 सेट, कीमत इतनी अधिक है। हालांकि लुओ बिंगयान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। भुगतान करते समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रहा हो। लिन हुआन ने चुपके से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और आह भरी, पोंछो, यह अमीरों का दैनिक जीवन है। क्योंकि यह कस्टम मेड है, इसे मौके पर नहीं हटाया जाना चाहिए। और लिन हुआन आज रात एक क्लास यूनियन में भाग लेने जा रहा है, इसलिए लुओ बिंगयान ने उसे तैयार कपड़ों के 2 सेट, साथ ही चमड़े के जूते, टाई, बेल्ट और अन्य सामान खरीदे। इस यात्रा के बाद लुओ बिंगयान ने पहले ही लगभग 4 मिलियन हुआ सिक्के खर्च कर दिए थे और लिन हुआन को लगा कि वह एक अमीर महिला द्वारा पाला गया एक छोटा सा सफेद चेहरा बन गया है। लेकिन लुओ बिंगयान जैसी अमीर महिला को डर है कि कई पुरुष उसके द्वारा पाला जाना चाहते हैं, है ना? संचुआन फाउंडेशन की जियांगन शाखा, मंत्री कार्यालय। असो तारो दस्तावेजों के एक मोटे ढेर की समीक्षा कर रहा था जब असो ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, एसो यंग ने चिंतित होकर कहा, मेरे पिता लिन हुआन मरे नहीं है। तारो असो, जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे, ने तुरंत हिलना बंद कर दिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ की नीली नसों को हिंसक रूप से देखा और एक कर्कश ध्वनि के बाद उनके हाथ में प्लास्टिक का साइन पेन वास्तव में निचोड़ा गया था। काफी देर बाद तारो असो ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या श्रीमती जून ने नहीं कहा था कि वह मर चुका है? ईगल एसो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यह अजीब लगता है, क्या वह हमसे झूठ बोल रही है? तारो असो ने अपना सिर हिलाया और बहुत सकारात्मक स्वर में कहा, नहीं, काओरू मोमोकानी हमारे छाया संगठन का एक वफादार सदस्य है और वह हमें इस तरह की बात के बारे में कभी धोखा नहीं देगा। तो फिर लिन हुआन अभी भी जीवित क्यों है? यहीं पर असो यंग हैरान थी। तारो असो ने भौहें चढ़ाई। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कोई ठोस कारण नहीं सूझा। वह बस इतना ही कह सका, शायद कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ईगल एसो ने सिर हिलाया और इस प्रश्न से जूझना बंद कर दिया, क्या आज रात कार्रवाई जारी रहेगी? बेशक हमें जारी रखना चाहिए, तारो असो ने ठंडी आवाज में कहा। मूल योजना के अनुसार लुओ जुन, लुओ बू, कोंग जियांग और यान वेई सभी को आमंत्रित किया गया है और इक्विटी हस्तांतरण समझौता भी तैयार है। ईगल एसो ने सिर हिलाया और फिर अनिच्छा से कहा, क्या यह अभी भी 10% प्रीमियम है? चूंकि मिस जून यहाँ है, इसलिए हम कीमत को पूरी तरह से दबा सकते हैं। तारो असो ने फटकार लगाई, मूर्ख, थोड़े से लाभ के लिए अच्छी स्थिति को बर्बाद मत करो। मूल योजना के अनुसार 10% के प्रीमियम पर इक्विटी हस्तांतरण समझौते को भरें। एसो हॉक सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, अपना सिर नीचे किया और बोला, हाँ, मेरे पिता। शाम के 6 बजे लुओ बिंगयान के जोरदार आग्रह पर लिन हुआन ने वही सफेद सूट, चमड़े के जूते और बेल्ट पहन ली जो उसने दोपहर में अरमानी स्टोर से खरीदी थी। चूंकि यह एक साधारण सहपाठी सभा थी, इसलिए उसने वह दिखावा नहीं किया। हल्के सुनहरे रंग की टाई वाला बैग। जाने से पहले लुओ बिंगयान ने पूछा, आप लोग कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? लिन हुआन ने जवाब दिया, हुआमान जियांगडू रेस्तरां, क्या हुआ? लुओ बिंगयान ने थोड़ा कराहते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरी कॉन्टिनेंटल कार चलाते हैं। लिन हुआन का मुंह हट गया और फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया, खैर छोड़ो भी, मैं बस एक साधारण क्लास यूनियन में जा रहा हूँ, किसी दिखावे वाली मीटिंग में नहीं। अगर मैं ये पोशाक पहनता हूँ तो मैं बहुत दिखावटी लगूंगा। अगर मैं एक और यूरो पर ड्राइव करता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे सहपाठी ज्यादा सोचेंगे। लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया, उसे लगा कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। लोशन बिल्डिंग से बाहर आने के बाद लिन हुआन BMW 3 सीरीज पर सवार हो गए और नेविगेशन के अनुसार हुआमान जियांगडू चले गए। आधे घंटे बाद लिन हुआन ने कार हुआमान जियांगडू रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग में खड़ी कर दी। जैसे ही वह कार से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसने वांग मेंग और उसके एक और यूनिवर्सिटी रूममेट हो रोंगताओ को दरवाजे पर सिगरेट पीते देखा। ये देखकर लिन हुआन ने आश्चर्य से कहा, जी मेंग जी, बंदर, तुम बहुत जल्दी यहाँ आ गए। ओह हुआन जी, धूम्रपान कर रहे 2 लोग तब अचंभित रह गए जब उन्होंने लिन हुआन को BMW के बगल में खड़ा देखा और फिर वे उसके पास गए और उसकी छाती पर मुक्का मारा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वे सभी BMW में हैं। लिन हुआन को BMW चलाते देखकर हालांकि उन दोनों की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी, लेकिन वे लिन हुआन के लिए ज्यादा खुश थे। आखिरकार वे रूममेट थे जो 4 साल से साथ थे। उनके बीच चाहे जो भी हो, वे केवल एक दूसरे के लिए खुश होंगे, लेकिन किसी भी तरह का असंतुलन या ईर्ष्या पैदा नहीं करेंगे। लिन हुआन ने जल्दी से कार लॉक की और समझाया, यह मेरी कार नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी की बस है। क्या यह आपकी कार नहीं है? वांग मेंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसा और गाली देते हुए बोला, छी, मुझे लगा कि तुम लोग उस अमीर औरत के चक्कर में पड़ गए हो रोंगताओ की आंखों में एक स्पष्ट झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसकी नजर लिन हुआन के पहनावे पर पड़ गई। ये देखकर वांग मेंग ने सोचा, बंदर को क्या हो गया है? तुम हमेशा हुआन जी को क्या देखने के लिए घूरते रहते हो? क्या तुम्हें आदमी पसंद नहीं है? ये तुम हो, तुम्हें पुरुष पसंद है, तुम्हारा पूरा परिवार पुरुषों को पसंद करता है। हो रोंगताओ ने पहले वांग मेंग को जवाब दिया और फिर लिन हुआन से कहा, तुम्हारा पहनावा सस्ता नहीं है, यह बहुत ही भद्दा लग रहा है। वह आमतौर पर फैशन वीकरी पढ़ता है, इसलिए उसे बड़े लग्जरी ब्रांडों के नए उत्पादों के बारे में सब पता होता है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि लिन हुआन ने अरमानी की नई वसंत और शरद ऋतु श्रृंखला के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर कहा, यह मेरे दिमाग से निकल गया है। लिन हुआन की पारिवारिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव के आधार पर हो रोंगताओ शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि वह अरमानी जैसे लग्जरी सामान खरीदने के लिए बेरहमी से हजारों की बड़ी रकम खर्च करेंगे। इसलिए हो रोंगताओ ने अनुमान लगाया कि शायद लिन हुआन अपने सहपाठियों के सामने अपना चेहरा नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर एक उच्च नकल स्थापित की। इस समय वांग मेंग ने भी इस पर ध्यान दिया। उसी क्षण उसने उसकी ठुड्डी को छुआ और जांचते हुए स्वर में कहा, हुआन जी, तुम इस सूट में बाहर जाते हो, तुम्हारी दृष्टि आधी रात के चरवाहे जैसी है। लिन हुआन जानता था कि उसका दोस्त कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। उसने तुरंत वांग मेंग को एक शाहबलूत इनाम में दिया और साथ ही मुस्कुराते हुए गाली दी, तुम्हारी बहन, तुम आधी रात के चरवाहे हो रोंगताओ बिना रुके उसके बगल में मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद लिन हुआन ने पूछा, क्या सभी सहपाठी यहाँ हैं? वांग मेंग ने कहा, जो फैंग, झोंक जुवांगसुआन, झाओ चो और वांग ली सभी आ चुके हैं और बाकी सहपाठी भी आने वाले हैं। हम दोनों को लगा कि अंदर बहुत घुटन है, इसलिए हम सिगरेट पीने के लिए बाहर आ गए। कहने की जरूरत नहीं है, झो फैंग और झोंक जुवांगसुआन, झाओ चो और वांग ली भी एक जोड़े हैं, विशेष रूप से झाओ चू। मैंने सुना है कि वह झो फैंग के पिता की कंपनी में भी काम करने गए थे। बहुत से लोग इसे जीवंत बनाते हैं, ये कैसे उभर हो सकता है? लिन हुआन हैरान था। बगल में खड़ी हो रोंगताओ मुस्कुराई और बोली, हुआन जी, क्या तुम्हें पता नहीं कि झाओ चू अब चापलूसी करने में बहुत माहिर हो गया है?
हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर रुके थे और हमने सुना कि झाओ चू झो फैंग की चापलूसी करता रहता है। वांग मिंग ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन झो फैंग उसका युवा बॉस है। हम झाओ चू की चापलूसी को इसी तरह समझ सकते हैं। लिन हुआन ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि वे क्यों उब गए थे। पहले तो सब सहपाठी थे और आखिरकार एक साथ इकट्ठा हो गए। अब समय आ गया था बीते दिनों के सुनहरे दिनों को याद करने का। यदि आप अपने किसी सहपाठी को लगातार दूसरे सहपाठी की चापलूसी करते हुए सुनते हैं, तो मुझे डर है कि अन्य लोग इसे सुनकर असहज महसूस करेंगे, है ना? जब वे बातचीत कर रहे थे, तो कई सहपाठी यहां आ पहुंचे। मिलने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण अभिवादन का आदान प्रदान किया। बीच में कुछ वाक्यों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई। इस तरह का दृश्य ऐसा है जैसे वे जियांगन विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय वापस चले गए थे। लड़ाई के बाद वांग मिंग ने सुझाव दिया, ठीक है, चलो बाहर खड़े रहना बंद करें और अंदर चलें। सभी ने स्वाभाविक रूप से जवाब में सिर हिलाया और फिर लोगों का एक समूह शोर मचाते हुए रेस्तरां में चला गया। आज रात झो फैंग ने 3 बड़ी गोल मेजों वाला सबसे बड़ा निजी कमरा बुक किया था। जैसे ही वे निजी कमरे में दाखिल हुए, झो फैंग खड़ा हो गया और बोला, ओह, तुम लोग यहाँ हो और मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। फिर वह इन पुराने सहपाठियों से हाथ मिलाने या गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। बहुत दयालु लग रहा था। झोंग जुआनशुआन, झाओ चू और वांग ली भी साथ साथ आगे बढ़े और उनका अभिवादन किया। लिन हुआन निजी कमरे में सबसे आखिर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, निजी कमरे का माहौल ठहर सा गया। कई लोग चुपके से उसे, झो फैंग और झोंग जुआनशुआन को देख रहे थे। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और झोंग जुआनशुआन से कहा, जुआन, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है, तुम और अधिक सुंदर होती जा रही हो। उसने झोंग जुआनशुआन के साथ पुनर्मिलन के अनगिनत दृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन चाहे उसने इसकी कल्पना कैसे भी की हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मूड इतना शांतिपूर्ण होगा। हाँ, लिन हुआन का मूड अब बहुत शांत है। उसने सोचा था कि वह गुस्सा, दुखी और सवालिया होगा, लेकिन इनमें से कोई भी भावनाएं नहीं दिखी। कुछ तो बस शांति और एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही लिन हुआन ने ये शब्द कहे, अन्य छात्रों ने अपना ध्यान झोंग जुआनशुआन की ओर लगाया। वे देखना चाहते थे कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। झोंग जुआनशुआन, जो एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए थी, मुस्कुराई और सिर हिलाया, धन्यवाद, आप भी आज बहुत तरोताजा है। बोलते समय उसने बहुत स्वाभाविक रूप से झो फैंग का हाथ पकड़ लिया। झो फैंग ने उसके ज़ैड हाथ को सांत्वना देते हुए थपथपाया और फिर लिन हुआन से कहा, लिन हुआन, हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? झो फैंग का रूप रंग पहले से ही बहुत सुंदर था। आज उन्होंने खास तौर पर एक काले रंग की कैजुअल ड्रेस पहनी थी जिससे ब्रांड का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने गले में एक लाल रंग की बोटाई पहनी थी जो किसी खूबसूरत युवक जैसा लग रहा था। सच कहूं तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। लिन हुआन ने जब ये कहा तो उसके हाव भाव शांत थे और स्वर भी शांत था। हालांकि उसमें बारूद की गंध नहीं थी, फिर भी दूसरों को वह थोड़ा ठंडा लग रहा था। झो फैंग ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली और उपहासपूर्वक कहा, यह एक संयोग है, वास्तव में मुझे आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर हम दोनों के बीच अभी भी एक मौन समझ है। झो फैंग ने अपनी उंगली हिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह एकमात्र बात नहीं है। बोलने के बाद उसने झोंग जुआनशुआन के लाल होठों को प्यार से चूमा, फिर उत्तेजना से भरे हुए लिन हुआन को देखने के लिए मुड़ा। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि झो फैंग कह रहा है कि वह और लिन हुआन अभी भी झोंग जुआनशुआन को पसंद करते हैं। आहम, बगल में बैठे वांग मिंग से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया। चलो यहाँ बेवकूफी से खड़े रहना बंद करें और जल्दी से बैठने की जगह ढूंढें। अन्य छात्रों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, पहले बैठ जाओ। यह अफसोस की बात है कि हर कोई उनकी तरह लिन हुआन और झो फैंग के बीच तनाव को हल करने की उम्मीद नहीं करता है। झाओ चू, जो अभी बगल से सुन रहा था, बोला, लिन हुआन, मैंने सुना है कि आपने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। जिंदाक्सन ट्रेडिंग का वेतन कम नहीं है, आपने शायद इसलिए इस्तीफा दिया होगा क्योंकि आपको कोई बेहतर नौकरी मिल गई है। लिन हुआन के बारे में सहपाठियों ने सुना था। पहले उसे झो फैंग के पिता की कंपनी में काम करने के लिए भर्ती कराया गया था और फिर उसका तबादला अमेरिका हो गया। फिर झो फैंग ने लिन हुआन से झोंग जुआनशुआन को छीन लिया। कथानक का रक्त और लय के उतार चढ़ाव लगभग टीवी श्रृंखला के साथ पकड़ रहे हैं। बाद में सभी ने लिन हुआन के इस्तीफे और चीन लौटने के बारे में सुना था, लेकिन सभी ने सोचा कि लिन हुआन अपने प्रतिद्वंदी पिता के अधीन काम नहीं कर सकता। लिन हुआन को इस पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने जिंदाक्सन ट्रेडिंग के व्यवहार के बारे में सुना है। वेतन बहुत ज्यादा है। लिन हुआन को चीन लौटने में बस 1 महीना ही लगेगा। क्या उसे जिंदाक्सन से बेहतर कोई नौकरी मिल सकती है? हुआन झाओ चू के उद्देश्य को जानता था, लेकिन वह सिर्फ झो फैंग के लिए खड़ा होना चाहता था। जिंदाक्सन के उपचार के संबंध में क्या यह उच्च है? जब वह अमेरिका में थे तो उन्हें 12,000 चीनी मुद्रा का मासिक वेतन मिल सकता था, लेकिन यह वेतन अमेरिका में था, चीन में नहीं, और 12,000 एक सामान्य आय थी। लेकिन एक युवा व्यक्ति के लिए जिसने अभी स्नातक किया है, जिंदाक्सन का उपचार बहुत अच्छा है। लिन हुआन को चुप देखकर झाओ चू ने सोचा कि उसे बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराया। एक पुराने सहपाठी के रूप में मुझे आपके बारे में कुछ शब्द कहना है। एक आदमी को अपना करियर पहले रखना चाहिए और अभिमानी नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला है, जिंदाक्सन के काम पर लौटना बेहतर है। मुझे लगता है कि मैनेजर जो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। जो हमेशा अपने मुंह में झो फैंग का उल्लेख करता है। निश्चित रूप से उसने जो कहा उसे सुनने के बाद झो फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया और कहा, हाँ, हालांकि हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी है, यह अभी भी एक सहपाठी है। अगर आपको कोई कठिनाई आती है, भले ही आप बोलें, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। मदद। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और उसे लगा कि यह सब बहुत दिलचस्प है। ऐसा लग रहा था कि इस तमाशे को खत्म करने के लिए उसे कुछ कहना होगा। यह सोचते हुए लिन हुआन ने धीरे से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे पहले ही नौकरी मिल गई है। ओह, झाओ चू ने अपनी भौहें उठाई और बिना मुस्कुराए पूछा, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। लिन हुआन मुस्कुराया और कहा, रोशन समूह। लोशन समूह। झाओ चू की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और कुछ लोगों को लिन हुआन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लोशन समूह जियांगन शहर के शीर्ष 3 बड़े और व्यापक समूहों में से एक है। वेतन की बात तो दूर, इसके विकास की संभावनाएं जिंदाक्सन जैसी छोटी कंपनियों से भी कहीं ज्यादा है। लोशन ग्रुप में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है। स्कूल के दौरान लिन हुआन का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत औसत दर्जे का था। उसे लोशन ग्रुप में कैसे शामिल किया जा सकता था? झाओ चू, ज्यादा मत सोचो, लोशन ग्रुप बस एक बड़ा नाम है और इसमें कई पदों पर कर्मचारियों की ज्यादा जरूरतें नहीं होती। इतना कहकर झो फैंग ने लिन हुआन की तरफ देखा और कहा, मैं एक जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी हूं जो जूनियर कॉलेज का छात्र है। शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में लोशन फार्मास्यूटिकल में ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा हूं। झो फैंग का स्पष्टीकरण सुनकर अन्य लोगों के चेहरों पर स्पष्ट भाव प्रकट हुए। हाँ, लोशन समूह का एक बड़ा नाम है और इसमें कई अच्छी नौकरियां हैं, लेकिन कई नौकरियां ऐसी भी हैं जिनके लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता और तकनीक की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि झो फैंग द्वारा उल्लिखित दवा कारखाना संचालक। झाओ चू ने हाहा किया और कहा, तो यह मामला है। मुझे नहीं पता कि लिन हुआन भी एक ऑपरेटर के रूप में काम करता है या नहीं। हाहा। यह सुनकर अन्य सहपाठियों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हर कोई सहपाठी होता है, तो फिर इस बेतुके मजाक से क्यों परेशान होना? स्नातक होने और समाज में आने के बाद अच्छे और बुरे लोग तो होते ही हैं, लेकिन सहपाठियों के बीच इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। इस समय वांग मिंग खुश नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिन हुआन लोशन समूह में क्या कर रहा है, फिर भी उसे लिन हुआन पर भरोसा था।
झाओ चू, हुआन जी अभी अभी कंपनी से BMW कार में यहाँ आया है। हो रोंगताओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सामान्य तौर पर कंपनियों में बसे प्रमुख पदों पर कर्मचारियों को आवंटित की जाती है, जो दर्शाता है कि हुआन जी को कंपनी के नेताओं द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए। BMW, झाओ चू पहले तो हैरान हुआ, फिर थोड़ी अवमानना से मुस्कुराया। क्या ये किराए का नहीं है? और उसके कपड़े, मैं अरमानी जैसा कैसे दिख रहा हूँ? हे, उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। वान, अपनी बात खत्म करने के बाद वह फिर मुस्कुराए। यह ड्रेस निश्चित रूप से किराए की नहीं है। कौन सा माइक्रो बिजनेस इसे उच्च गुणवत्ता वाली कॉपी से खरीदेगा? हाँ। इस समय अन्य सहपाठियों ने समझाया, यह झाओ चू द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। हाँ, वे सभी 4 साल के सहपाठी हैं, इसलिए कुछ शब्द कम बोलें। लिन हुआन, झाओ चू आज ड्रग्स ले रहा होगा, उससे परिचित मत हो। थोड़ी देर बाद उसे 3 कप के लिए खुद को सजा देने दो। लिन हुआन को झाओ चू की ज्यादा परवाह नहीं थी, जो एक गुलाम था और अपने मालिक के लिए खड़ा होने के लिए उत्सुक था, और वह एक अच्छी सहपाठी बैठक को धन के प्रदर्शन में नहीं बदलना चाहता था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये ठीक है, मुझे बस सुनना चाहिए। एक मजाक पुकारना। यह देखकर कि उसका इरादा मामले को और बिगाड़ने का नहीं था, अन्य छात्रों को राहत मिली। थोड़ी सी हलचल के बाद सहपाठियों का एक और समूह आ गया। नतीजतन उनकी कक्षा में कुल 28 लोग थे, उनमें से 4 को छोड़कर कोई काम नहीं था, और बाकी 24 लोग भी। सभी लोग एक एक करके 2 मेजों पर बैठे थे। वांग मिंग, हो रोंगताओ और लिन हुआन स्वाभाविक रूप से एक मेज पर बैठना चाहते थे। उन तीनों के अलावा उनके साथ 6 पुरुष और 3 महिलाएं भी बैठी थीं। इन 12 में एक बात समान है, वह ये कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि औसत है, उनकी नौकरियां औसत हैं, और वे मिलनसार नहीं हैं। झो फेंग की मेज पर चहल पहल थी। 2 प्रेमी जोड़े, 4 पुरुष और 4 महिलाएं, दोनों ही मिलनसार और बातूनी थे। झाओ चू के डग लाइक के कारण माहौल लिन हुआन की मेज से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। रेंग क्यू के बाद झो फेंग ने वेटर को सेवा देने के लिए सूचित किया, और साथ ही उसने झाओ चू को एक नजर देखा। झाओ चू समझ गया। उसने 2 पुरुष सहपाठियों को बुलाया, दीवार तक गया और झो फेंग द्वारा तैयार पे मेज पर ले आया। वाइन परोसने के बाद झाओ चू ने प्रशंसा से कहा, आज मैनेजर झो ने सबके लिए 2 डिब्बे बड़े फ्लाइंग मुताई और 6 बोतलें छोटी लाफाइट तैयार की। ये वाइन सस्ती नहीं है, क्या हमें मैनेजर झो का शुक्रिया अदा करना चाहिए? न केवल घटिया थी, बल्कि थोड़ी क्रूर भी थी। वह लिन हुआन के चेहरे पर सीधे वार कर रहा था। हालांकि उसके और लिन हुआन के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वह बस झो फेंग के सामने इसे दिखाना चाहता था, बदले में उसे देना चाहता था। हालांकि उन तीनों में से झो फेंग हस्तक्षेप करने वाला तीसरा व्यक्ति था। झाओ चू जानता था कि झो फेंग के मन में अभी भी लिन हुआन के प्रति गहरी दुश्मनी है। उसने ये देखा, इसलिए वह इतना निर्दयी था, लिन हुआन को अपमानित करो। निश्चित रूप से झाओ चू के ये शब्द कहने के बाद झो फेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, झाओ चू सही है। अगर कोई पुरुष अपनी महिला को खुशी नहीं दे सकता, तो वह पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। हालांकि उसने झोंग जुबांग सुआन का पीछा किया था, झो फेंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसने लिन हुआन के साथ 4 साल से ज्यादा समय तक बात की थी, और इतने लंबे समय तक रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता था। इसलिए उसने 3 उद्देश्यों के लिए इस पार्टी की शुरुआत की। एक तो झोंग जुबांग सुआन का जन्मदिन मनाना, दूसरा अपने सहपाठियों के सामने दिखावा करना, और तीसरा लिन हुआन के शरीर को पीट कर नष्ट कर देना, ताकि झोंग जुबांग सुआन हार मान ले। मूल रूप से वह इसे स्वयं करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा झाओ चू बहुत शामिल होगा और ऐसी चीजें करेगा जो उसके लिए असुविधाजनक थी। ये सोचते हुए झो फेंग ने विचार करना शुरू कर दिया कि लौटने के बाद झाओ चू को कैसे बढ़ावा दिया जाए। बूम! लिन हुआन को दौरा पड़ने से पहले वांग मिंग ने मेज पर थपकी दी और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से का मिश्रण था। उसने झाओ चू की ओर देखा और कहा, उपनाम झाओ है, आज तुम जानबूझकर कुछ ढूंढ रहे हो, है ना? झाओ चू ने न समझने का नाटक किया और कहा, मेंग जी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? वांग मिंग ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे साथ मूर्ख बनने का नाटक मत करो। झाओ चू ने बहुत सहजता से कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैनेजर झो डेमेज झोंग के प्रति दयालु है, और कुछ नहीं कहा। वांग मिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है जब झोंग जुबान केवल केक खा सकता था? झाओ चू को अचानक एहसास हुआ, ओह, मैंने क्यों कहा कि तुम गुस्से में थे? तो तुमने सोचा कि मैं लिन हुआन के बारे में बात कर रहा था। तुमने इसे गलत समझा है। मेरी माँ ने कुछ गलत समझा है। वांग मिंग भी बहुत उग्र स्वभाव का था, और वह सिद्धांत के लिए झाओ चू के पास जाने वाला था। इस समय लिन हुआन ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अपना सिर हिलाया और कहा, मेंग जी, इस तरह के व्यक्ति से परिचित मत हो। इस समय अन्य सहपाठियों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से मना लिया। झाओ चू के इन बातों का कोई और मतलब नहीं है, आप और लिन हुआन बहुत ज्यादा मत सोचो। हाँ, हमने एक दूसरे को 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा है, लेकिन एक छोटी सी घटना के कारण परेशानी मत खड़ी करो। वांग मिंग मामले को और बिगाड़ना नहीं चाहता था, बस झाओ चू के चेहरे के भाव उसे समझ नहीं आ रहे थे। अब कुछ सहपाठियों ने उसे मना लिया और लिन हुआन ने कुछ नहीं कहा, तो उसके पास चुपचाप बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिन हुआन ने किनारे पर धीरे से हंसते हुए कहा, मेंग जी, मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है, क्या तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? वांग मिंग ने उसे एक सफेद नजर से देखा और लोहे और स्टील से नफरत करने वाली धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी सोच रहा हूँ, आपका लड़का इतना अच्छा स्वभाव वाला कब हो गया, और झाओ चू के पोते ने आपको इतना अपमानित किया है, आप कैसे शांत हो सकते हैं? लिन हुआन ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, अरे, वह एक छोटा पात्र है जो मंच पर नहीं आ सकता। मैं उससे नाराज हूँ, क्योंकि अपनी वर्तमान क्षमता और संचार की सीमा के साथ अगर वह झाओ चू जैसे छोटे चरित्र पर गुस्सा है, तो यह झाओ चू के लिए बहुत अधिक होगा। इसके अलावा आज सहपाठियों का पुनर्मिलन है। विश्वविद्यालय के 4 साल के सहपाठी मूल रूप से वहां मौजूद हैं। झाओ चू बेशर्मी से, वह लिन हुआन अभी भी यही चाहता है। बगल में खड़े हो रोंगताओ ने भी फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, अगर झाओ चू के इस पोते को जापानी विरोधी काल में रखा गया, तो वह एक सच्चा कुत्ता गद्दार होगा। वह अपने जैसे किसी व्यक्ति से नाराज होगा और अपना हिस्सा खो देगा। उनकी फुसफुसाती बातचीत में वेटर ने व्यंजन सामने लाए और सभी ने उनके सामने शराब के गिलास डाल दिए। इस समय झो फेंग ने एक गिलास उठाया और खड़े होकर कहा, यह पहला ग्लास वाइन है। मैं इस सभा में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आओ एक साथ टोस्ट करें। लिन हुआन सहित सभी लोग अपने अपने प्याले लेकर खड़े हो गए और सिर ऊपर करके शराब का घूंट पीने लगे। जब सभी लोग बैठ गए और भोजन के कुछ निवाले खा लिए, तो झो फेंग ने झोंग जुबान सुआन से कहा, जुबान जुबान, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? झोंग जुबान सुआन ने सिर हिलाया, रेड वाइन उठाई और खड़े होकर कहा, इस खास दिन पर तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह मुझे हमारे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। उसकी बात सुनकर झो फेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। ये देखकर वांग ली ने झट से झोंग जुबान शुआन को अपने हाथ से धक्का दिया। झोंग जुबान शुआन अचंभित रह गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी कही बात से झो फेंग को गलतफहमी हो सकती है। इसलिए उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, जाहिर है, मुझे इस सब के लिए अफेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस सभा को आयोजित करने में बहुत समय और सोच विचार लगा। ये बोलते हुए झोंग जुबान सुआन ने झो फेंग को स्नेह से देखा और कहा, झो फेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत खूब। उसकी बात सुनकर अन्य सहपाठियों ने तुरंत हूटिंग की, चुंबन चुंबन। झो फेंग ने सभी को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, सार्वजनिक रूप से चुंबन करना, क्या यह अच्छा नहीं है? वांग ली ने मजाक में कहा, ओह, जब हमारे युवा मास्टर झो भी शर्मीले थे। झो फेंग ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, जो भी शर्मीला है, उसे चूमो।
बोलने के बाद वह खड़ा हुआ, झोंक जुबांग की कमर को गले लगाया और उसे जमकर चूमा। बहुत खूब। उनके प्रदर्शन से स्वाभाविक रूप से एक और विस्मय उत्पन्न हुआ। जब झोंक जुबांग चूमने से लगभग हौंकने लगी तो उसने धीरे से झो फेंग को दूर धकेल दिया और शर्माते हुए कहा, ठीक है, इतने सारे छात्र देख रहे हैं। झो फेंग हे मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें तभी चूम सकता हूं जब मैं घर पहुंच जाऊं। मैं बाथरूम जाऊंगा। नमस्ते कहने के बाद लिन हुआन मुस्कुराता हुआ उठा और दरवाजे के बाहर चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए झो फेंग के मुंह का कोना हुक हो गया और उसी समय उसने खुद से फुसफुसाया, हो, यह बेचारा लटका हुआ रेशम, क्या तुम इसे ऐसे झटके के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते? घड़ी जुबान ने कहा, वांग ली, तो मेरे साथ बाथरूम चलो। वांग ली आश्चर्यचकित हो गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। यह देखकर कि वह भी बाथरूम जा रही थी, झो फेंग ने सुपरमार्केट पर भौहें चढ़ाई, लेकिन उसने ये सोचने के लिए अपना विचार बदल दिया कि वांग ली के साथ जुबान शायद लिन हुआन से फुसफुसाएगी नहीं, इसलिए उसने परवाह नहीं की। बाथरूम पहुंचने से पहले झोंक जुबान ने लिन हुआन को दीवार से टिककर सिगरेट पीते देखा। उसने भौहें चढ़ाई और पास आकर कहा, लिन हुआन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर सिगरेट का बट बाहर निकाला और मुस्कुराया, चलो बात करते हैं। बगल में खड़े वांग ली ने घबराहट से कहा, जुबान, अगर झो फेंग को तुम्हारे ऐसा करने के बारे में पता चल गया तो वह दुखी हो जाएगा। झोंक जुबान ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह नाराज नहीं होगा, आप भी यहाँ सुन सकते हैं और गवाह बन सकते हैं। उसकी यह बात सुनने के बाद वांग ली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस सुनो, झोंक जुबान ने कहा, लिन हुआन, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई, ये सोचकर कि उसने अचानक ऐसा क्यों कहा। मैंने झोंक जुबान को बिना किसी भाव के ये कहते हुए देखा, इस्तीफा देना आपकी स्वतंत्रता है और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि BMW किराए पर लेने और नकली नाम का ब्रांड खरीदने से मुझे पछतावा हो सकता है तो मैं केवल इतना कह सकता हूं, आप बहुत भोले हैं। झोंक जुबान के विचार में लिन हुआन का पार्टी में भाग लेने के लिए BMW चलाना एक दिखावा होगा, साथ ही उसकी उच्च नकल के कारण झोंक जुबान इस विचार के बारे में और भी अधिक निश्चित था। लेकिन वह जानती थी कि लिन हुआन की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण थी और वह अभी इस्तीफा देकर चीन लौटी थी, तो उसके पास यह पोशाक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। ऐसा होने पर लिन हुआन इस तरह से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता होगा और यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति होने का नाटक करके खुद को पछतावा महसूस कराना चाहता होगा। इसलिए झोंक जुबान लिन हुआन को बाहर जाते हुए देखकर तुरंत उसका पीछा करेगा ताकि उसका भेष तोड़ सके। लिन हुआन पहले तो भौचक्की रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। पता चला कि वह मन ही मन इतनी असहनीय थी। इस एहसास के साथ लिन हुआन के मन में झोंक जुबान के लिए जो थोड़ा बहुत प्यार था वह गायब हो गया। तभी लिन हुआन के शरीर पर रखा फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाया तो पाया कि असल में लो बिंगयान ही फोन कर रहा था। फोन का जवाब देने के बाद लिन हुआन ने पूछा, बिंगयान, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बिंगयान नाम सुनने के बाद झोंक जुबान ने चुपके से अनुमान लगाया, क्या लिन हुआन की कोई नई प्रेमिका है, लेकिन जल्द ही उसने सोचा, हालांकि नाम अच्छा लगता है, मुझे सुंदर नहीं होना चाहिए। यह बात समझकर झोंक जुबान का दिल बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस औरत ने फोन पर क्या कहा। झोंक जुबान ने लिन हुआन के चेहरे का रंग एकदम बदल गया देखा और साथ ही उसने हैरानी से कहा, क्या तुम यहां आ रही हो? काशिद, क्या तुमने गर्लफ्रेंड के बारे में बात की? जब लिन हुआन ने फोन रख दिया तो झोंक जुबान ने पूछा। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रेमिका नहीं। किसी कारण से झोंक जुबान को राहत मिली जब उसने कहा कि वह एक प्रेमिका नहीं थी, लेकिन लिन हुआन के अगले शब्दों ने उसे तंग महसूस कराया और तुरंत चिड़चिड़ा हो गया। वह मेरी मंगेतर है। यह कहने के बाद लिन हुआन ने उस पर मुस्कुराया, फिर मुड़कर निजी कमरे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद वांग ली ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मंगेतर, यह सच लगता है, क्या यह वही गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे यह किराए पर लिया गया था? झोंक जुबान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और हैरान होकर कहा, किराए की प्रेमिका? हाँ, अब ऐसे बिचौलिए मौजूद हैं जो अविवाहित पुरुषों के लिए गर्लफ्रेंड किराए पर देने की सेवाएं देने में माहिर है और इनकी कीमत कुछ 100 से लेकर कई हजार युआन प्रतिदिन तक होती है। वांग ली जितना ज्यादा कहता गया उसे उतना ही ज्यादा लगता गया कि शायद उसका अंदाजा सच हो। इसलिए उसने चमकती आंखों से कहा, जुबान, जरा सोचो, लिन हुआन वास्तव में एक BMW किराए पर ले सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले नकली ब्रांड नाम खरीद सकता है, तो फिर क्या उसके लिए पार्टी में शामिल होने के लिए एजेंसी को एक प्रेमिका किराए पर देना उचित है? झोंक जुबान की आंखें चमक उठी। आपने जो कहा वह सही है। अब लिन हुआन के लिए उसकी भावनाएं बहुत नाजुक हैं, उसे डर है कि वह उसे परेशान करेगा और वह नहीं चाहती कि उसे जल्द से जल्द एक प्रेमिका मिल जाए। इसलिए जब लिन हुआन ने कहा कि उसकी मंगेतर आ रही है तो झोंक जुबान को थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, लेकिन अब वांग ली के विश्लेषण को सुनने के बाद उसका मूड अचानक बहुत उज्जवल हो गया। झोंक जुबान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे, अगर यह मामला है तो वह वास्तव में योजना बना रहा है। वांग ली ने सिर हिलाया और मजाकिया लहजे में कहा, तो आपने लिन हुआन को छोड़कर झो फेंग के साथ रहने का फैसला किया। यह एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा फैसला था। उपस्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि या क्षमता की परवाह किए बिना झो फेंग लिन हुआन को दूर फेंक देगा। सड़क, मैं भी बहुत बुद्धिमान महसूस करता हूँ। हालांकि मैंने पहले लिन हुआन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। झोंक जुबान को हमेशा लगता था कि वह कुछ खो रही है। झो फेंग के साथ रहते हुए उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या चाहती है। सुरक्षा की भावना, एक महिला अपने पसंद के पुरुष से प्रेम कर सकती है, लेकिन उसे ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहिए जो उसे सुरक्षा की भावना दे सके। झोंक जुबान के विचार में वह जो सुरक्षा चाहती है वह पैसा है। केवल पैसे से ही वह अपनी पसंद की चीजें खरीद सकती है और लिन हुआन जैसे गरीब लड़के के साथ वह नहीं जानती कि वह कब एक बड़े घर में रह पाएगी और ब्रांडेड बैग खरीद पाएगी। जैसे ही लिन हुआन निजी कमरे में दाखिल हुआ, दूसरे सहपाठियों की नजरें उस पर टिक गईं। अभी झो फेंग ने झोंक जुबान को सार्वजनिक रूप से चूमा, स्नेह दिखाया और कुत्ते का खाना छिड़का। कई लोगों ने इसे ईर्ष्या से देखा, लेकिन वे जानते थे कि लिन हुआन का मूड जरूर ज्यादा उलझा हुआ होगा। आखिरकार वह एक पूर्व प्रेमिका थी जो 4 साल से ज्यादा समय से प्यार में थी और उसके सामने चूमा जाना तो असहज ही होगा। लिन हुआन ने सभी की निगाहों को देखा, अपनी नाक को छुआ, कड़वाहट से मुस्कुराया, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले, कई लोग शर्मिंदगी से दूर देखने लगे। केवल वांग मेंग और हो रोंगताओ ने कुछ चिंता के साथ उसकी ओर देखा। लिन हुआन पास आकर बैठ गया, फिर मुस्कुराया और बोला, मैं बस बाहर गया था और सिगरेट पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वांग मेंग और हो रोंगताओ ने एक साथ अपनी मध्य उंगलियां उसकी ओर उठाई, घृणा करते हुए, काट, हमने ज्यादा नहीं सोचा। झो फेंग ने दूसरी मेज पर भौहें चढ़ाई और सहज भाव से कहा कि लिन हुआन ने जरूर बाहर झोंक जुबान से बात की होगी। नहीं, उसे बाद में वांग ली से चुपके से पूछना होगा। थोड़ी देर बाद वांग ली और झोंक जुबान भी वापस चले गए। जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आई, वांग ली यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका, सहपाठियों, सभी को एक अच्छी खबर बताओ, जल्द ही एक रहस्यमय अतिथि आने वाला है। टिल्डर बगल में झाओ चू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, रहस्यमय अतिथि? लिन यूजिया। हालांकि कोई भी उससे खुश नहीं था। अध्ययन समिति की सदस्य जोना, जो पहले स्कूल में थी, ने उत्सुकता से पूछा, कौन आ रहा है? यह बहुत रहस्यमय है। वांग ली ने हल्के से मुस्कुराकर लिन हुआन को चंचलता से देखा और कुछ नहीं कहा। अन्य लोग उससे चिढ़ रहे थे। ओह, बस कह दो, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। यहां तक कि झो फेंग ने भी उसे उत्सुकता से देखा, ये सोचते हुए कि कौन सा रहस्यमय अतिथि आ रहा है।
ये देखकर कि उसके विषय ने सफलतापूर्वक सभी की रुचि जगा दी है, वांग ली ने अंततः गुआनजी बेचना बंद कर दिया और हंसते हुए कहा, ये लिन हुआन की मंगेतर है जो यहाँ आ रही है। क्या लिन हुआन की मंगेतर? लिन हुआन का वास्तव में कोई मंगेतर है, यह काफी तेज है। यह वाक्य किसी उच्च विस्फोटक बम से कम नहीं है, जो सीधे निजी कमरे में अराजकता पैदा कर दरिया के बर्तन में तब्दील हो जाता है। झो फैंग की पुतलियां और भी सिकुड़ गईं। वह उदास भाव से लिन हुआन को देख रहा था। बेचारा दियाओसी प्यार में पड़ गया और सगाई कर ली। कौन सी औरत इतनी बदसूरत है जो उसे पसंद करेगी, या यूं कहें, वो औरत भी एक अवांछनीय स्वामी है। अन्य छात्रों के मन में भी झो फैंग जैसी अटकलें थीं, लेकिन उन्होंने इसे प्रदर्शित नहीं किया। वांग मिंग, जिसका लिन हुआन के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है, जिज्ञासा से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। हुआन जी, आपकी मंगेतर कब हुई? आपने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? हो रोंगताओ ने भी थोड़े असंतोष के साथ कहा, हुआन जी, आप दयालु नहीं हैं और आपने गोपनीयता का अच्छा काम किया है। बताइए, आप उससे कैसे मिले? लिन हुआन को उम्मीद नहीं थी कि वांग ली सार्वजनिक रूप से बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद लो बिंगान आ गए और उन्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने वांग मिंग और उन दोनों को समझाया, वह और मैं सहकर्मी हैं। हम बस यहाँ हैं, एक साथ। वांग मिंग की आंखों में एक स्पष्ट भाव चमक उठा और उन्होंने पूछना जारी रखा, ओह, यह एक सहकर्मी निकला, उसकी उम्र क्या है? लिन हुआन मुस्कुराया और कहा, उसने कल ही अपना 27वां जन्मदिन मनाया है। लिन हुआन का परिचय सुनने के बाद झो फैंग सहित कई सहपाठियों को इस महिला के बारे में एक सामान्य अनुमान था। एक महिला कार्यशाला कार्यकर्ता, एक बची हुई लड़की जिसकी 27 साल की उम्र में शादी नहीं हुई थी। यह अनुमान लगाने के बाद झो फैंग ने राहत महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, लिन हुआन, वास्तव में आपको खुद को गलत करने की जरूरत नहीं है। गलत हुआ? लिन हुआन हैरान था। झो फैंग ने अपने मुंह के कोनों पर लगे तेल के दागों को टिश्यू पेपर से पोंछा और फिर धीरे से कहा, भले ही आप चिंतित हो कि आपको अपनी शर्तों पर अपनी पसंद की महिला नहीं मिल सकती, लेकिन आपको अपने से 4 साल बड़ी महिला खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं जिंदाक्सिन में एक महिला कर्मचारी से आपका परिचय करा सकता हूं जो लगभग आपकी ही उम्र की है। उसकी नौकरी, रूप रंग और उम्र निश्चित रूप से आपकी मंगेतर से बेहतर है। हाँ, अब यह कहना थोड़ा जल्दी है। लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मेरी मंगेतर एक खूबसूरत महिला है। इस कमरे में मौजूद कोई भी लड़का, यहां तक कि मैं भी, उसके लायक नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, सभी छात्रों के चेहरों पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। खूबसूरती भले ही प्रेमी की आंखों में हो, इस तरह के हाइको पर शेखी बघारने की क्या जरूरत है? दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जहां तक झो फैंग की बात है, उसके रूप और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऐसी कौन सी महिला नहीं मिल सकती? इस समय वांग ली ने मजाक उड़ाया, लिन हुआन, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई मंगेतर नहीं है। तुमने बस बिचौलिए से एक अस्थायी प्रेमिका किराए पर ली है, कुछ इज्जत वापस पाने के लिए, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई दंग रह गया और उनमें से अधिकांश ने चुपके से सिर भी हिलाया, ये सोचकर कि वांग ली ने जो कहा वह मामले की सच्चाई हो सकती है। नतीजतन कई लोग लिन हुआन को और भी ज्यादा तिरस्कार की नजर से देखते थे। कार किराए पर लेना या कोई महंगी नकली कार खरीदना, कार किराए पर लेने से ज्यादा कुछ नहीं है, और अब तो गर्लफ्रेंड भी किराए पर ले रहे हैं। लिन हुआन वाकई कमाल का चेहरा है। लिन हुआन भी हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद उसने हक्का बक्का होकर सिर हिलाया और कहा, जो भी तुम सोचो। इस समय लिन हुआन का मोबाइल फोन बज उठा और उसने कॉल का जवाब देते हुए कहा, बिंगान, क्या तुम यहाँ हो? ठीक है, मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। सबकी उलझन भरी निगाहों के सामने लिन हुआन उठा और निजी कमरे से बाहर चला गया। 2 मिनट बाद उसने एक महिला का हाथ पकड़ा और पीछे मुड़ा। फिर जिन पुरुषों ने इस महिला को देखा, उन्होंने अपनी सारी गतिविधियां रोक दी, मानो उन्हें पकड़ने की कोई तकनीक दी गई हो। उसी समय वे अपने दिल में चिल्लाए, इस दुनिया में ऐसी आदर्श महिला क्यों है? यदि लो बिंगान अभी भी लोगों को एक महिला होने का एहसास दिलाती थी, तो अब वह एक दबंग रानी की तरह महसूस करती है। सिर्फ एक वाक्य ने उसके स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। लो बिंगान ने पलटकर झाओ चू से भावशून्य स्वर में कहा, आपने कहा था कि लिन हुआन जिस BMW कार को चला रहा था वह किराए की थी, क्या इसका कोई सबूत है? झाओ चू का चेहरा स्थिर था, उसका मुंह बहुत देर तक बिना कुछ बोले खुला रहा। लो बिंगान ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, है ना? झाओ चू ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह वास्तव में सिर्फ अनुमान लगा रहा था। इस समय वांग ली ने अविश्वासपूर्वक कहा, क्या यह हो सकता है कि आपकी कंपनी ने उसे एक विशेष कार दी हो? बाकी सहपाठियों के चेहरों पर भी संदेह साफ झलक रहा था। खैर, लिन हुआन तो बस एक कॉलेज का छात्र है, जिसे अभी 1 साल से ज्यादा हुआ है। उसकी क्या योग्यताएं हैं और कंपनी उसे BMW देने की हकदार क्यों है? आप सचमुच सही कह रहे हैं, BMW वह विशेष कार है जो मैंने उसे आवंटित की है। जैसे ही लो बिंगान ने ये शब्द कहे, झाओ चू और वांग ली सहित सभी लोग दंग रह गए। कार विशेष रूप से लो बिंगान द्वारा लिन हुआन को दी गई थी। क्या वह लोशन समूह की वरिष्ठ सदस्य है? यह सिर्फ क्या लोशन समूह में इतना युवा कार्यकारी है? रुको, लोशन ग्रुप, लो बिंगान। एक क्षण के विचार में ही ऐसा लगा कि सभी ने कुछ अविश्वसनीय खोज लिया है, लेकिन फिर उन्होंने सर्वसम्मति से अपना सिर हिलाया और उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। संयोग, यह महज संयोग ही होगा। लो बिंगान ने आगे कहा, और आपने कहा कि लिन हुआन ने यह सूट पहना है, आप यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि यह एक उच्च नकल है? यह झाओ चू का स्वर फिर से स्थिर हो गया। मैंने यह सूट लिन हुआन के लिए खरीदा है, मेरे पास अभी भी छोटा टिकट है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? बोलने के बाद लो बिंगान ने अपने हैंडबैग से आज दोपहर की सभी खरीदारी की रसीदें निकाली। झाओ चू वास्तव में इसे लेने के लिए शर्मिंदा था, लेकिन वह शर्मिंदा था, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य शर्मिंदा है। वांग ली ने अपने होठों को मोड़ा, आगे बढ़ी और रसीद की जांच की, लेकिन जब उसने रसीद पर राशि देखी तो वह तुरंत दंग रह गई। वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन हेरिटेज श्रृंखला घड़ी 28,88,888। ये सुनकर दूसरे छात्र भी दंग रह गए। कुछ लोगों ने पूछा, क्या वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन? हो रोंगताओ, जो अक्सर फैशन वीकली खरीदते हैं, ने आश्चर्य से कहा, दुनिया की शीर्ष घड़ी वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन। अध्ययन समिति के सदस्य जोना ने पूछा। वांग ली ने अभी कहा कि इस घड़ी की कीमत 28,88,888 है। हो रोंगताओ ने एक गहरी सांस ली, फिर लिन हुआन के बाएं हाथ पर बैठ घड़ी को देखा और पूछा, हुआन जी, मुझे मत बताओ कि जो घड़ी आपने पहनी है वो वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन है। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराई, विज्ञान को मेरे लिए इसे खरीदना होगा, मैं इसमें मदद नहीं कर सकती। उसे देखकर बाकी सहपाठी कुछ देर के लिए अवाक रह गए, फिर किसी ने मन ही मन कोसा, साला बिजली गिरने का नाटक कर रहा है। नीमा, इतनी सुंदरी ने उसे इतनी कीमती घड़ी दी है, फिर भी उसे बचाना है। व्यथित दृष्टि से वह मर क्यों नहीं गया? किनारे पर खड़े झाओ चू ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह नकली होना चाहिए? वांग लिबाई ने उसकी ओर देखा और अन्य खरीदारी रसीदों को देखना जारी रखा, और इसे पढ़ते हुए उसने फुसफुसाया, जॉर्ज जर्मानी हाउते कॉल्च सूट के 4 सेट, 800,000 चीनी डॉलर, उच्च श्रेणी के रेडी टू वियर के 2 सेट, चमड़े के जूते, टाई और बेल्ट, 180,000 चीनी सिक्के। पढ़ने के बाद वांग ली ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और लो बिंगान की ओर देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। लो बिंगान ने रसीद निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और भावशून्य स्वर में कहा, अब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि लिन हुआन ने कोई ऊंची नकली पोशाक नहीं पहनी है, या फिर तुम्हें लगता है कि ये खरीदारी की रसीदें हमने पहले ही जाली बना ली थी, सिर्फ क्लास के पुनर्मिलन में अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हो। वांग ली के दिल में यह विचार था, लेकिन अगर ऐसा था तो लिन हुआन की योजना बहुत गहरी होगी। लो बिंगान के अंदर आते ही झो फैंग, जो अभी तक कुछ नहीं बोला था, अचानक कुछ अविश्वसनीय सा सोचने लगा।
वह अचानक उठ खड़ा हुआ, लुओ बिंगयान की ओर देखा और पीला चेहरा लिए बोला, आप लोशन ग्रुप से हैं। प्रेसिडेंट लुओ, क्या तुम मुझे जानते हो? लुओ बिंगयान ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें उठाई। उसने 1 महीने से ज्यादा समय तक लोशन ग्रुप का कार्यभार संभाला था और वह अन्य उद्यमियों की तरह हाई प्रोफाइल नहीं है, इसलिए आम लोग उसे पहचान नहीं पाते। इस वजह से वह थोड़ी हैरान थी। उसका जवाब पाकर झोउ फैंग का शरीर सदमे में आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछने पर जोर दिया, क्या आप वास्तव में लिन हुआन की मंगेतर हैं? लुओ बिंगयान ने उपहास किया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बूम! झोउ फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल के सिरे पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और उसका शरीर शिथिल हो गया और वह कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका उदास रूप देखकर झोंग जुआंगसुआन ने चिंतित होकर पूछा, अफेंग, तुम्हें क्या हुआ है? वह कौन है? तुम इस तरह कैसे डरे हुए हो? केवल झोउ फैंग की वर्तमान स्थिति में वह न तो झोंग जुआंगसुआन के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था और न ही देने में सक्षम था। इस समय जोना ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और इंटरनेट पर लुओ बिंगयान के बारे में जानकारी खोज रही थी। उसने उसे बेहद प्रशंसा भरे लहजे में कहते सुना, लुओ बिंगयान, लोशन समूह के अध्यक्ष और समूह अध्यक्ष, जियांगन शहर की 3 सुंदरियां, उनमें से एक 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाली एक मजबूत महिला। हिस। लुओ बिंगयान की व्यक्तिगत जानकारी सुनने के बाद सभी दंग रह गए। यह खूबसूरत और आकर्षक महिला लोशन ग्रुप की अध्यक्ष और अध्यक्ष निकली, और इससे भी ज्यादा अस्वीकार्य बात यह है कि वह लिन हुआन की मंगेतर निकली। इस दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हम सामूहिक रूप से यात्रा नहीं कर रहे हैं? यदि अन्य छात्र केवल स्तब्ध और अविश्वसनीय थे, तो झाओ चू और वांग ली, जो पहले लिन हुआन पर व्यंग्य कर रहे थे, बहुत अधिक दयनीय स्थिति में थे। लिन हुआन गरीब है? क्या लिन हुआन झूठा है जो अपनी दौलत दिखाने के लिए लग्जरी कार किराए पर लेकर एक महंगी कॉपी खरीदता है? पूछो तो फिर वो क्या है? झाओ चू को इसका बहुत अफसोस है। अगर शुरुआत में ही लिन हुआन के साथ उसके अच्छे संबंध हो जाते, तो शायद वह लोशन ग्रुप में शामिल होकर अच्छी नौकरी भी पा लेता। लोशन ग्रुप की तुलना में जिन दागसेन तो बस चींटियों और हाथियों के बीच का अंतर है। झोंग जुआंगसुआन को और भी असहज महसूस हुआ। जिस आदमी के लिए उसने कोई भविष्य नहीं तय किया था, वह लोशन समूह की महिला अध्यक्ष का मंगेतर निकला। इससे क्या पता चलता है? लिन हुआन के पास जरूर कोई जबरदस्त बढ़त होगी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं, वरना लुओ बिंगयान जैसी औरत उसे कैसे देखती? सौभाग्य से उसने पहले भी लिन हुआन का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि वह उससे निराश थी और वह भोला था। अब पीछे मुड़कर देखो तो वह एक बेवकूफ औरत थी, और सबसे बड़ी बेवकूफ। क्योंकि लुओ बिंगयान की असली पहचान का पता चला था, निजी कमरे में माहौल तुरंत बेहद अजीब हो गया और कई सहपाठियों ने लिन हुआन को अवमानना से देखा और यहां तक कि शुरुआत में घृणा से देखा। उन सभी के दिलों में एक ही फैसला है, वह है हर कीमत पर लिन हुआन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक बज उठा। डिंग, रेड फेस इज एंग्री की उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई, 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक इनाम अर्जित करना। अध्याय 170। इतना उग्र व्यक्ति, दिखावा न करना अफसोस की बात है। यह संकेत सुनकर लिन हुआन पहले तो चौंका, फिर खुश हो गया। उसने जल्दी से सिस्टम में क्लिक करके उपलब्धि जांची। विश्वासपात्र क्रोधित होता है। एक वास्तविक मजबूत व्यक्ति में न केवल विश्वासपात्र बनने का साहस होना चाहिए, बल्कि एक विश्वासपात्र भी होना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण क्षण में खुद के लिए खड़ा हो सके। ऐसा होने के बाद ही आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। नोट, इस उपलब्धि तक पहुंचने के ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली, फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित। अध्याय 170। इतना उग्र व्यक्ति, दिखावा न करना अफसोस की बात है। यह संकेत सुनकर लिन हुआन पहले तो चौंका, फिर खुश हो गया। उसने जल्दी से सिस्टम में क्लिक करके उपलब्धि जांची। विश्वासपात्र क्रोधित होता है। एक वास्तविक मजबूत व्यक्ति में न केवल विश्वासपात्र बनने का साहस होना चाहिए, बल्कि एक विश्वासपात्र भी होना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण क्षण में खुद के लिए खड़ा हो सके। ऐसा होने के बाद ही आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। नोट, इस उपलब्धि तक पहुंचने के बाद आप 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही। इस उपलब्धि का परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन ने अपनी थोड़ी को छुआ और अपने दिल में थोड़ा और स्पष्टता महसूस की। फिर उन्होंने जांच करने के लिए व्यक्तिगत विशेषता इंटरफेस पर क्लिक किया। मेजबान लिन हुआन, स्तर 2, मध्यवर्ती एजेंट, अनुभव मूल्य 2959/5000, शक्तिमान 31, सहन शक्ति 30, चपलता मान 32, सिस्टम अंक 11210 अंक, उपलब्धि अंक 13 अंक, कौशल मध्यवर्ती चुपके कौशल, भगवान स्तर की लड़ाई कौशल, पूर्ण संस्करण, भगवान स्तर की कार ड्राइविंग कौशल, भगवान स्तर का भाला। वर्तमान में पूरे किए जाने वाले कार्य, ड्रैगन की छाया में शामिल हो, ड्रैगन के सिर को सौंपें और देवी लुओ बिंगयान का दिल प्राप्त करें। बहुत बढ़िया, सिस्टम अंक 10,000 अंक के निशान पर वापस आ गए हैं। लिन हुआन ने उत्तेजना में चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और फिर अपनी चेतना को सिस्टम से बाहर खींच लिया। लिन हुआन, क्या हम चलें? अपनी पहचान सार्वजनिक होने के बाद लुओ बिंगयान ने निजी कमरे में सभी के हाव भाव देखे। उसे निराशा इस बात से हुई कि सभी लोगों की आंखों में लगभग नकारात्मक भाव थे। इसमें उपयोग, इच्छा और ईर्ष्या है। केवल वांग मिंग और हो रोंगताओ की आंखें ही हैं जो लिन हुआन के लिए वास्तव में खुश हैं। ऐसे में उसे लगा कि लिन हुआन को अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि वह वांग मिंग और हो रोंगताओ को बाहर बार में जाकर कुछ पीने के लिए कहे, या फिर चाय की दुकान में जाकर खुशबूदार चाय के कुछ प्याले पी ले। लिन हुआन अचंभित रह गई, बस सहमति में सिर हिलाने ही वाली थी। तभी जोंग जुआनशुआन, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ, तुमने लिन हुआन को अपनी मंगेतर क्यों चुना? वह इस सवाल पर बहुत देर तक सोचती रही, पर कभी समझ नहीं पाई। लिन हुआन के साथ 4 साल बिताने के बाद भी उसे उसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। और लुओ बिंगयान लिन हुआन के साथ सिर्फ 1 महीने से भी कम समय तक रहा, उसके बाद ही वह उसकी मंगेतर बनी। इसकी क्या वजह है? लुओ बिंगयान ने झोंग जुआनशुआन की ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, लिन हुआन सबसे सुंदर या सबसे अमीर आदमी नहीं है जिसे मैंने कभी देखा है, लेकिन वह सबसे विश्वसनीय है। विश्वसनीय? झोंग जुआनशुआन ने भौहें चढ़ाई, इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया। लुओ बिंगयान ने लिन हुआन को जलती हुई आंखों से देखा और थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा, इसका मतलब है कि वह मुझे सुरक्षा की भावना दे सकता है। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं और 6 देवताओं का कोई स्वामी नहीं होता है, तो वह समय पर प्रकट होगा और मेरे लिए कठिनाइयों का समाधान करेगा। यह उसकी विश्वसनीयता है। निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ की घटना को सुलझाना, किनचोंग को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना, शेयरधारकों की बैठक में लेन देन करना, रोसेल गार्डन के तीसरे चरण का पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र प्राप्त करना और फिर कल जन्मदिन के रात्रि भोज में कई बड़े मेहमानों को आमंत्रित करना। लिन हुआन ने जो कुछ भी किया वह बेहद परेशानी भरा था। लुओ बिंगयान का यह वास्तव में घटनाओं की इस श्रृंखला के कारण है कि लुओ बिंगयान को लिन हुआन पर निर्भरता की एक निश्चित भावना है, या अपने शब्दों में वह लिन हुआन से सुरक्षा की भावना महसूस करती है। क्या एक महिला को सुरक्षा की भावना की आवश्यकता नहीं है? बस उसकी बात दूसरों के कानों में पड़ी और वो एक अलग एहसास बन गया। क्या लिन हुआन उसकी उस समस्या को सुझाने में मदद कर सकता है जिसे लोशन ग्रुप का चेयरमैन नहीं सुझा सकता? लुओ बिंगयान का इरादा जानबूझकर लिन हुआन के चेहरे पर सोना लगाने का तो नहीं था, है ना? असंभव। लिन हुआन सिर्फ एक साधारण आदमी है जो अब साधारण नहीं रह सकता। वह आपकी मदद कैसे कर सकता है? जाहिर है, झोंग जुआनशुआन लुओ बिंगयान की स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सका। आम लोग, लुओ बिंगयान ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा,
एक आम आदमी हथियार लेकर 30 या उससे ज्यादा बदमाशों को कैसे हरा सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति किनचोंग, जिसे जियांगलोंग के नाम से जाना जाता है, आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति केवल कुछ शब्दों के साथ आवास प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक झेंग चेंगहाई आज्ञाकारी रूप से पूर्व बिक्री परमिट को मंजूरी दे सकता है, जिसे उन्होंने जानबूझकर लंबे समय तक अटकाए रखा है? क्या एक साधारण व्यक्ति उस पेशेवर ड्राइवर को हरा सकता है जिसे F1 होंडा टीम का समर्थन प्राप्त है, वह भी अनाम माउंटेन टॉप ड्रैग रेसिंग में? एक साधारण व्यक्ति जियांगन शहर के दूसरी पीढ़ी के अधिकारियों और दूसरी पीढ़ी के अमीरों में से लगभग आधे लोगों को मेरे जन्मदिन के भोज पर आमंत्रित कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति राजमानिनो का द थर्ड पियानो कॉन्सर्टो कैसे बेहतरीन ढंग से बजा सकता है? उसे सचिव यांग वेंकांग अपनी बेटी का पियानो शिक्षक बनने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? एक साधारण व्यक्ति मेरा मंगेतर कैसे बन सकता है? ये कहने के बाद लुओ बिंग्यान ने बेहद मजाकिया लहजे में कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप बहुत मूर्ख हैं। लिन हुआन के साथ 4 साल से ज्यादा समय तक उसने उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं देखा। बेशक मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने उसे डंप नहीं किया तो मुझे उससे मिलने का मौका कैसे मिल सकता है? उसकी कहानी सुनने के बाद झोंग जुबांग सुआन का शरीर सदमे में आ गया और फिर उसने अविश्वास में लिन हुआन को देखा। यह समझ नहीं पा रही थी कि 1 साल से भी कम समय में उसके साथ ऐसा जबरदस्त बदलाव क्यों हुआ। यदि उसने उस समय लिन हुआन को नहीं छोड़ा होता तो क्या उसे अब लुओ बिंग्यान के उपचार का आनंद लेने वाली महिला होना चाहिए? ये सोचकर झोंग जुबांग सुआन का दिल पछतावे से भर गया। लिन हुआन को देख रहे अन्य सहपाठियों की आंखें भी ईर्ष्या और जलन से सदमे और प्रशंसा में बदल गईं। अगर लुओ बिंग्यान ने अभी जो कहा वह सच है तो लिन हुआन से शादी करके उसने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया है। यह बस जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एहसास नहीं था कि लिन हुआन इतना अद्भुत था। इस दुनिया को क्या हो गया? इस समय वांग मेंग ने धीमी आवाज में पूछा, हुआन जी, क्या आप स्पाइडरमैन या फ्लैश की तरह हैं? आप किसी चीज से उत्तेजित हुए और फिर उत्परिवर्तित हो गए। लिन हुआन घबरा गया था क्योंकि वांग मेंग ने वास्तव में इसका सही अनुमान लगाया था, लेकिन वे इसके बारे में वैसे भी नहीं सोच सकते थे। वह ईश्वर स्तरीय एजेंट सिस्टम द्वारा अधिपति से बंधा हुआ था। यह सोचकर कि जब वह व्यवस्था से बंधा था तब भी वह 100 गुना दुखी था। अब उसे लगता है कि वह इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि व्यवस्था उसे बंधन मुक्त नहीं कर सकती। यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वह लुओ बिंग्यान, जो मानरू, हान यूं और अन्य महिलाओं का सामना नहीं कर पाएगा, और इतना शक्तिशाली बनना तो दूर की बात है जितना वह अभी है। लेकिन वह यह रहस्य किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने शांति से कहा, भाई आमतौर पर चुप ही रहता है। उसकी बात सुनकर वांग मेंग और बाकी लोगों को सचमुच यकीन हो गया। मकड़ी का काटना, बिजली गिरना और फिर एक फिल्म में बदल जाना, ये सब तो किसी फिल्म का सीन है। ऐसी काल्पनिक बात हकीकत में कैसे हो सकती है? लेकिन लिन हुआन वास्तव में कम महत्वपूर्ण है। इस तरह के एक भयंकर व्यक्ति यह कॉलेज में होने का नाटक नहीं करने के लिए एक दया है। इस समय जो फैंग, जो सदमे में था, अचानक लिन हुआन के पास दौड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। वह फूट फूट कर रोया और बोला, लिन हुआन, मुझे माफ कर दो, मुझे जुबान को तुमसे दूर नहीं ले जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। लिन हुआन के एक शानदार कारनामों के बारे में सुनकर जो फैंग का दिल बैठ गया। किनचोंग जैसे बड़े आदमी को भी लिन हुआन ने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। अगर लिन हुआन अपना बदला लेना चाहता है तो क्या यह आसान और मजेदार नहीं है? लिन हुआन की वर्तमान क्षमता के साथ शायद उसे केवल अपने होंठ हिलाने की जरूरत है और जिन डैक्सन दिवालिया हो जाएगा। यदि जिन डैक्सन गिर जाता है तो जो फैंग वह खो देगा जिस पर उसे हमेशा गर्व रहा है। इसलिए उसे लिन हुआन की क्षमा प्राप्त करनी होगी, चाहे वह कितना भी नीच और दया की भी क्यों न मांग रहा हो। उसे लिन हुआन को खुद को माफ करने देना चाहिए।